अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। आई होप आप सब मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो मज़ीद खौफनाक स्टोरीज़ के लिए जुड़े रहिए नसीर सेंटर वॉइस के साथ और हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बने रहिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बढ़ते हैं आज की स्टोरी की जानिब। दोस्तों, आज की ये स्टोरी हमें लाहौर से सुहेल ने भेजी है। चलिए सुनते हैं सुहेल की स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम नसीर भाई, मेरा नाम सुहेल है और मैं लाहौर से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये वाक़या आज से कोई 10 साल पुराना है। मैं लाहौर के एक मुतवस्सित इलाके में पैदा हुआ, वहीं पला बढ़ा। आज मैं एक आम से दफ्तर का मुलाजिम हूँ, लेकिन जिस वाक़े की मैं आज बात करने जा रहा हूँ वो मेरी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक, सबसे हैरानकुन और शायद सबसे अजीब रात थी। मेरे 3 दोस्त थे, बल्कि अब भी हैं, बस वक्त और फासले ने कुछ खामोशियाँ पैदा कर दी हैं। पहला दोस्त इमरान, जिसके वालिद का छोटा सा कारों का शोरूम था। उसी की बदौलत इमरान के पास एक सफ़ेद रंग की पुरानी मेहरान गाड़ी थी। उस ज़माने में मेहरान भी हमारे जैसे लड़कों के लिए BMW से कम न थी। दूसरा दोस्त वकास असल में सबसे मुख्तलिफ था। उसको पुरानी वीरान तारीखी जगहों का जुनून की हद तक शौक था। अक्सर कब्रिस्तान, खंडर, पुराने किले, रेलवे स्टेशन, जहाँ भी कोई सन्नाटा होता वहीं जाने की जिद करता। और तीसरा मैं खुद, जो बस इन दोनों के दरमियान एक पुल था, न ज़्यादा बहादुर न ज़्यादा डरपोक। ये वाक़या मई के महीने में पेश आया। गर्मी अपने अरूज पर थी। पंखे दिन में भी गर्म हवा देते थे। रमज़ान का महीना गुजर चुका था और हम तीनों दोस्तों ने सोचा कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए। वकास की फरमाइश थी कि किसी वीरान जगह पर चले और इमरान ने फ़ौरन एक पुराने रेलवे स्टेशन का जिक्र छेड़ दिया, जो लाहौर से तकरीबन कोई 1.5-2 घंटे की मुसाफत पर वाक़या था, एक छोटे से कस्बे के पास। कहते थे कि वो स्टेशन 1960 की दहाई में बंद कर दिया गया था। वहाँ अब सिर्फ झाड़ियाँ, खस्ता हाल इमारतें और पुरानी पटरियाँ बिछी हुई हैं। हमने प्लान बनाया कि शाम 4 बजे निकलेंगे ताकि दिन की रोशनी में पहुँचा जा सके और वापसी अंधेरे से पहले शुरू की जा सके। लेकिन जैसे सब नौजवानों को प्लान होते हैं, निकलते निकलते 4:30 बज गए। हम तीनों ने नासिर बाग के करीब एक पेट्रोल पंप से गाड़ी फुल करवाई, कुछ ठंडे मशरूबात लिए और छोटे मोटे स्नैक्स। गाड़ी का एसी खराब था तो शीशे नीचे किए हुए हम सड़कों पर हंसते और बोलते निकल पड़े। इमरान ड्राइविंग कर रहा था, वकास साथ बैठा हुआ था और मैं पीछे। वकास हर थोड़ी देर बाद मोबाइल से मैप देखता और रास्ते की तारीख सुनाने लगता। यार, ये इलाका पहले रेलवे लाइन का मेन रूट हुआ करता था, फिर जब नया रूट बना तो ये सारा हिस्सा बंद हो गया। यहाँ की आबादी भी बहुत कम हो गई। मैं हंसा। भाई, तारीख का लेक्चर बाद में देना, पहले ये बताओ कि वहाँ पहुँचकर करेंगे क्या। वकास की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तस्वीरें लेंगे, जायजा लेंगे, कुछ लम्हे वहाँ बैठेंगे और अगर हो सका तो कोई छुपी हुई कहानी तलाश करेंगे। इमरान ने कहा लगाया, यार तू जरूर किसी दिन किसी भूत को ले आएगा तस्वीर खिंचवाने के लिए। रास्ता लंबा था मगर मज़ेदार। कभी खेत, कभी छोटे गांव, कभी सड़कों पर चलती बैलगाड़ियां और कभी दरिया किनारे झोंपड़ियां। पंजाब का दही मंजर हमेशा मेरे लिए पसंदीदा रहा है। गर्मी थी, शायद तकरीबन 6:30 बजे हम स्टेशन के करीब पहुंच गए। इर्द गिर्द का इलाका मुकम्मल खामोश था। गांव भी शायद 2 किलोमीटर पीछे रह गया। स्टेशन तक जाने वाला रास्ता अब सड़क नहीं बल्कि कच्चा रास्ता था, जो ऊंची नीची झाड़ियों के दरमियान से गुजर कर जा रहा था। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता झटकों से चलती हुई एक जगह आकर रुक गई। आगे जाने का रास्ता सिर्फ पैदल का था। हमने गाड़ी साए में खड़ी की, थोड़ा पानी पिया और पैदल स्टेशन की जानिब निकल पड़े। रास्ते में वकास तस्वीरें खींच रहा था। हर ईंट, हर दीवार, हर पुरानी तख्ती को जैसे वो खोजने लगा था। जब हम स्टेशन पहुंचे तो वहां बिल्कुल वैसा ही था।
जैसा वकास ने बयान किया था। 2 प्लेटफॉर्म्स, दोनों पर मिट्टी, झाड़ियां और जगह जगह उखड़ी हुई ईंटें, छोटा सा स्टेशन मास्टर का कमरा जिसकी छत का आधा हिस्सा गिर चुका था, और एक कमरा जिस पर लिखा था मुसाफिर खाना। शायद बरसों से किसी ने दरवाज़ा तक नहीं खोला था। वकास ने वहीं बैठते हुए कहा, यह जगह वक्त में कैद है, जैसे 1960 से कुछ बदला ही ना हो। इमरान ने जोर से आवाज़ लगाई, कोई है? मैंने उसे डांटा, पागल हो, मत करो ऐसी हरकतें। हमने तकरीबन 1 घंटा वहीं गुजारा, कभी प्लेटफॉर्म पर बैठे, कभी इन कमरों के अंदर झांका। दीवारों पर पुरानी चाक से लिखी तहरीरें थी, शायद किसी मुसाफिर ने इंतजार करते वक्त लिखी हो। एक जगह लिखा था, ज़ोहरा, मैं आया था, तुम ना आई, जिंदगी वहीं रुक गई। हमने हंसी मजाक में उसे कोई फिल्मी सीन बना दिया। अब शाम आहिस्ता आहिस्ता रात में बदल रही थी। परिंदे वापस अपने घोंसलों को जा रहे थे और हवा में एक सन्नाटा आ चुका था। इमरान ने कहा, अब निकलते हैं, वरना अंधेरा ज्यादा हो जाएगा तो झाड़ियां रास्ता खा जाएंगी। वकास को कुछ देर और रुकने का शौक था, लेकिन हमने इसे कायल किया और पैदल वापस गाड़ी की तरफ चल पड़े। यहाँ तक कि सब आम सा लग रहा था। दोस्तों की हंसी, पुरानी बातें और एक आम सा दिन जो अब रात में बदल रहा था। मगर हमें क्या मालूम था कि ये रात हमें सिर्फ अंधेरे में नहीं, किसी और ही जहां में ले जाना चाहती है। जैसे जैसे हम रेलवे स्टेशन से गाड़ी की तरफ जा रहे थे, शाम का वक्त गहरी रात में डर रहा था। आसमान पर हल्की हल्की सुर्खी अब स्याही में तब्दील हो चुकी थी और धूप की वो आखिरी झलक भी खेतों के पार कहीं गायब हो चुकी थी। हम पैदल वापस जा रहे थे। झाड़ियां थोड़ी ज्यादा बड़ी लग रही थी और फिजा में अजीब सा सुकून था। वो परिंदे जो कुछ देर पहले चहचहा रहे थे अब खामोश हो चुके थे। कभी कभी कोई मेंढक या टिड्डा आवाज देता, लेकिन वो भी किसी अंदेशे की खबर देता हुआ महसूस होता। इमरान ने बेसाख्ता कहा, यार, अगली बार अगर कहीं जाना हो तो दिन में निकला करें, ये शाम का वक्त खतरनाक लगता है। वकास हस्बे आदत हंसा। खतरनाक लगता है या बीवी की याद आ रही है? मैंने पीछे से कह कहा लगाया, जिसकी बीवी ही ना हो वो याद किसको करे? ऐसी बातों से हम माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर से तीनों को एहसास हो रहा था कि वक्त ज्यादा हो चुका है और हमें जल्द अज जल्द आबादी वाले इलाके में पहुंचना होगा। जब हम गाड़ी तक पहुंचे तो अंधेरा तकरीबन मुकम्मल हो चुका था। सिर्फ आसमान पर हल्की हल्की रोशनी बाकी थी। गाड़ी में बैठकर इमरान ने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी चल पड़ी। कुछ देर बाद हम दोबारा मेन सड़क पर थे। हमने एक छोटे से कस्बे की आखिरी दुकान से पानी की बोतलें खरीदी तो वहां एक अधेड़ उम्र का शख्स बैठा था, जिसने हमें गौर से देखा। वकास ने इससे पूछा, भाई, ये आगे वाला रास्ता सही है ना, शहर की तरफ जाने के लिए? बूढ़े ने एक लम्हे को इसको गौर से देखा, फिर बोला, सही है, लेकिन रात के वक्त इस तरफ कम लोग जाते हैं। बेहतर होता अगर आप दिन में वापस जाते। हमने शुक्रिया कहा और आगे बढ़ गए। हमें क्या मालूम था कि इसका वो जुमला किस कदर मायने खेज था। गाड़ी की रफ्तार दरमियानी थी। अब रास्ते में कोई खास रोशनी न थी। सड़क के दोनों तरफ झाड़ियां थी और कहीं कहीं दरख्त जो सड़क पर झुकते जा रहे थे। चांद नजर तो आ रहा था, लेकिन बादलों के पीछे छुपने का खेल जारी था। इमरान ने रेडियो ऑन करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल नहीं आ रहे थे। मोबाइल की तरफ नजर डाली तो नो सर्विस। तीनों के चेहरों पर एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। वकास ने खामोशी तोड़ी। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी फिल्म में हैं। वो सीन जहां सब कुछ नॉर्मल होता है, मगर बस एक लम्हे बाद सब बदल जाता है। मैंने चिढ़कर कहा, यार मत बोल ऐसी बातें, ना कोई फिल्म है ना ड्रामा, बस जल्दी से शहर पहुंचे। हम अभी ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक गाड़ी ने झटका लिया और वो रुक गई। इमरान ने दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर गाड़ी ने कोई जवाब न दिया। ओए, ये क्या हुआ? मैंने हैरत से पूछा। इमरान ने बोनट खोला और हम तीनों नीचे उतराए। बाहर की फिजा में एक अजीब सी खामोशी थी।
दूर दूर तक न बंदा न बंदे की जात, ना कोई रोशनी, ना कोई आवाज, ना कोई गुजरने वाली गाड़ी, कुछ भी ना था। गाड़ी के नीचे झुक कर देखा तो एक लंबी लाइन से पेट्रोल जमीन पर बह रहा था। फ्यूल लाइन मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी। वकास ने सर पकड़ लिया। ये क्या हो गया? सारा पेट्रोल खत्म हो चुका है। मैंने फोन निकाला, लेकिन जैसे ही खोला, नो सिग्नल। इमरान और वकास के मोबाइल पर भी यही हाल था। यार, अब क्या करें? मैंने थोड़ा परेशान होकर कहा। इमरान ने गाड़ी के दरवाजे पर टेक लगाते हुए कहा, गाड़ी यही खड़ी है और अब आगे हमारी किस्मत कि शायद कोई अब इस तरफ आ जाए। हम किसी तरफ पैदल जाने की सोच रहे थे कि हम तीनों वहीं बैठ गए। आसमान पर तारे छा गए और रात गहरी होती जा रही थी। हवा में खुनकी बढ़ चुकी थी और झाड़ियों में किसी जानवर के चलने की मध्यम सी आवाजें आ रही थी। तकरीबन कुछ देर बाद वकास ने खामोशी से उठकर झाड़ियों की तरफ देखा। मैं जरा उधर देख कर आता हूँ, शायद कुछ हो। हमने इसे रोका, लेकिन वो जिद्दी था। झाड़ियों के बीच से वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और नजरों से ओझल हो गया। हम दोनों खामोशी से एक दूसरे को देखते रहे। कुछ देर के बाद वकास वापस आया। चेहरे पर हैरत, थकन और कुछ उलझन सी थी। यार, दूर एक जगह रोशनी नजर आ रही है। लगता है कोई घर या हवेली है। हमने फौरन उसकी बात पर ध्यान दिया। कितना दूर होगा? इमरान ने पूछा। अंदाजन कुछ ही फासले पर है, लेकिन रास्ता आसान नहीं। झाड़ियां और कच्ची जमीन है। मैंने कहा, तो फिर क्या करें? वकास ने कंधे उचकाए। यहाँ बैठे रहने से तो बेहतर है वहां चलकर देखें। कम से कम अगर कोई इंसान हो तो मदद मिल सकती है। काफी मशवरे के बाद हम तीनों ने फैसला किया कि उस रोशनी वाली जगह तक पैदल चलते हैं। इमरान ने गाड़ी लॉक की, एक टॉर्च निकाली जो अक्सर वो गाड़ी में रखता था, और हम तीनों एक बार फिर झाड़ियों के बीच में दाखिल हो गए। जब हमने गाड़ी लॉक की और झाड़ियों में चलना शुरू किया तो पहली बार अंदाजा हुआ कि दिन में जिस रास्ते को मामूली सा मैदान समझ रहे थे, वो रात के वक्त एक भटकी दुनिया लग रहा था। वो झाड़ियां जो दिन की रोशनी में बिल्कुल बेज़रर दिखती थी, अब साए बनकर हमारे चारों तरफ फैल रही थी। जमीन कहीं कच्ची थी, कहीं गीली, और हर कदम के साथ ये एहसास गहरा होता जा रहा था कि हम आम जगह पर नहीं है। इमरान ने अपनी पुरानी टॉर्च जलाई, जिसकी रोशनी इतनी कमजोर थी जैसे किसी मोमबत्ती की। यार, ये टॉर्च किसी दिन हमारी जान ले लेगी। नहीं लेने का कह कह कर थक गया हूं, मैंने हल्की सी आवाज में कहा। वकास ने हंसते हुए जवाब दिया, जितना इस टॉर्च का बल्ब थका हुआ है, इतना तो इमरान खुद भी नहीं। हम तीनों हंस दिए, मगर वो हंसी भी आधे रास्ते में ही दम तोड़ गई, क्योंकि हर तरफ ऐसी खामोशी थी कि खुद अपनी आवाज भी अजनबी लगने लगी थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज आई, फिर जैसे झाड़ियों के बीच कोई सांस ले रहा हो। हम तीनों ठिठक गए। कोई जानवर होगा शायद, इमरान ने धीमी आवाज में कहा, जैसे खुद को तसल्ली दे रहा हो। वकास ने जेब से एक छोटा सा चाकू निकाला। एहतियात अच्छी चीज है, कुछ भी हो सकता है। मैंने गर्दन घुमाकर देखा। पीछे गाड़ी तकरीबन गायब हो चुकी थी। सामने वही मध्यम रोशनी जो अब थोड़ी बड़ी लग रही थी। लगता था जैसे किसी खिड़की के अंदर से आ रही हो, लेकिन वो रोशनी जामिद थी, न कम हो रही थी न बढ़ रही थी। जैसे कोई चीज हमें अपनी तरफ बुला रही हो और खुद छुपी हुई हो। रास्ते में चलते हुए हमने एक जगह थोड़ी देर बैठने का फैसला किया। एक पत्थर सा नजर आया, जिस पर हम तीनों बारी बारी बैठ गए। मेरे पैर सुन्न हो चुके थे। मैंने जूता उतारकर अपना पैर मसला। इमरान ने एक सिगरेट जलाई जो हवा में जलती बुझती हुई महसूस हो रही थी। यार, कभी सोचा था हम तीनों लाहौर की गलियों से निकलकर किसी अजनबी गांव की झाड़ियों में यूं बैठे होंगे? इमरान ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। वकास ने जवाब दिया, नहीं, सोचा तो नहीं था, लेकिन शायद यही असल जिंदगी है, जब सब कुछ प्लान के खिलाफ हो और फिर भी सब कुछ सच लगे। मैंने कहा, ऐसा लगता है जैसे हम तीनों किसी फिल्म के किरदार हों, बस हिदायतकार ने अभी तक कहानी का मोड़ नहीं बदला। हम तीनों थोड़ी देर खामोश रहे। फिर दूर कहीं दरख्तों के पत्ते हिलने की आवाज आई। फिर अचानक
دور سے کتے بھونکنے کی آوازیں آنے لگی، لیکن وہ آوازیں عام بھونکنے جیسی نہیں تھی، جیسے کسی گہرائی سے آ رہی ہوں، جیسے وہ آواز صرف آواز نہ ہو، ایک اشارہ ہو۔ چلو یار اٹھو، زیادہ دیر یہاں رکے تو لگتا ہے سو جائیں گے، عمران نے سگریٹ بجھا کر کہا۔ ہم نے دوبارہ اپنا راستہ پکڑا۔ اب روشنی اور زیادہ واضح ہو چکی تھی۔ جب ہم جھاڑیوں سے نکلے تو ہمارے سامنے ایک کچی دیوار کے پیچھے ایک پرانی سی عمارت نظر آئی۔ عمارت نہیں، حویلی، وہ مکمل ویران، خستہ حال اور کسی پرانی داستان کا حصہ لگتی تھی۔ دیواروں پر بیلیں چڑھی ہوئی تھی، جیسے برسوں سے کسی نے چھوا ہی نہ ہو۔ کھڑکیوں کے پٹ آدھے کھلے ہوئے تھے، جن سے ہلکی ہلکی ہوا کے ساتھ چرچراہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ دروازے کے اوپر ایک پرانا سا لکڑی کا بورڈ لٹک رہا تھا۔ اس پر شاید کوئی نام لکھا تھا، لیکن اب وہ الفاظ دھندلے ہو چکے تھے۔ صرف خان کا پہلا حصہ کسی حد تک پڑھا جا سکتا تھا، باقی سب وقت کی گرد میں گم تھا۔ یہ تو واقعی حویلی ہے، میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ وقاص نے گردن ہلائی، لیکن سوال یہ ہے کہ روشنی جل رہی ہے تو اندر کوئی ہے۔ ہم نے ایک بار پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ عمران نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ چلو جا کر دیکھتے ہیں۔ جو بھی ہو، کم از کم انسان تو ہوگا، اگر واقعی ہوا تو۔ ہم نے آہستہ آہستہ حویلی کی طرف قدم بڑھایا۔ ہر قدم کے ساتھ مٹی اڑی۔ جب دروازے کے قریب پہنچے تو ایک عجیب سا شور محسوس ہوا، جیسے کوئی ہلکی آواز میں کچھ پڑھ رہا ہو، شاید ہوا میں دروازہ ہل رہا ہو۔ ابھی ہم اندر داخل نہیں ہوئے تھے، صرف دروازے کے پاس کھڑے تھے۔ روشنی اندر سے آ رہی تھی، لیکن کوئی سایہ، کوئی آہٹ، کوئی آواز واضح نہ تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، کیا دروازہ بجائیں؟ عمران بولا، نہیں، پہلے صرف سنو، کچھ ہے یہاں۔ ہم تینوں سر جھکائے دروازے کے پاس کھڑے تھے، سانسیں دھیمی، دل تیز، ماحول مکمل خاموش، اور اندر صرف ایک ہلکی سی مسلسل روشنی آ رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا اور دروازے کو چھوا۔ ٹھنڈا، اتنا ٹھنڈا جیسے اسے چھونے سے خون منجمد ہو جائے۔ عمران نے آہستہ سے کہا، دروازہ تو بند نہیں ہے، اور پھر آہستہ سے دھکیل دیا۔ دروازہ چرچراتا ہوا کھل گیا۔ ایک لمبا سیاہ خالی حال ہمارے سامنے تھا۔ فرش پر گرد اور پتوں کی تہ جمی ہوئی تھی۔ دیواروں پر پرانے فریم جن کے اندر تصویریں اب دھندلی ہو چکی تھی۔ کچھ فریموں کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے اور کچھ الٹے لٹکے ہوئے تھے، جیسے کسی نے جان بوجھ کر انہیں ہلایا ہو۔ ہال کے درمیان میں ایک پرانی لالٹین جل رہی تھی۔ ہاں، لالٹین، یہ وہ روشنی تھی جو ہم دور سے دیکھ رہے تھے، لیکن سوال یہ تھا کہ اسے کون جلا کر بیٹھا تھا۔ ہم تینوں اندر داخل ہوئے۔ دروازہ ہمارے پیچھے آہستہ سے بند ہو گیا، خود بخود۔ ہم چونک کر پیچھے مڑے۔ وقاص نے فوراً کہا، یار یہ کیا تھا؟ تم نے دروازہ بند کیا؟ نہیں، میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے کہا۔ ہم سب تو اندر آ گئے تھے۔ دروازے کے بند ہونے کی آواز کے بعد اچانک ہمیں ایک سانس کی آواز آئی، جیسے کوئی بہت قریب سے گہری سانس لے رہا ہو، لیکن سامنے کچھ بھی نہ تھا۔ ہم نے فوراً ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ عمران کی آنکھوں میں خوف تیرنے لگا۔ وقاص نے ٹارچ دوبارہ جلائی، لیکن ٹارچ چپک چپک کر بند ہو گئی۔ لالٹین کی روشنی مدھم ہونے لگی۔ چلو یہاں سے، ابھی اسی وقت، میں نے سرگوشی کی، لیکن جیسے ہی ہم پیچھے ہٹنے لگے، سامنے دیوار پر کچھ عجیب حرکت محسوس ہوئی۔ ایک سایہ لمبا جھکا ہوا، جیسے کسی نے کمر جھکا کر چلنے کی عادت ڈال رکھی ہو۔ ہم تینوں پلک جھپکائے بغیر اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ سایہ ہمیں گھورتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، حالانکہ اس کا چہرہ واضح نہ تھا، بس ایک خالی سا دھواں نما عکس۔ پھر جیسے وہ دیوار سے نکل کر ہمارے سامنے آ گیا۔ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں، وہ کوئی انسان نہیں تھا۔ اس کے چلنے کی آواز نہیں آ رہی تھی، زمین پر اس کے قدم نہیں پڑ رہے تھے، لیکن وہ ہمارے قریب آتا جا رہا تھا، جیسے ہماری دلوں کی دھڑکنوں کا شور سن رہا ہو اور اسی سمت بڑھ رہا ہو۔ اللہ اکبر، وقاص کی زبان سے بے ساختہ نکلا، اور تب وہ چیز رک گئی۔ ہوا یک دم بہت بھاری ہو گئی، پسینے میں شراب ہو۔ میں نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے موبائل نکالا، سگنل ابھی بھی بند تھے۔ عمران نے میری بازو پکڑ کر کہا، سہیل،
اگر ہم نے اب نہ بھاگا تو شاید کبھی نہ بھاگ سکے۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر بغیر سوچے وہاں سے دوڑ لگا دی دروازے کی طرف۔ شاید وہ بند تھا، مگر جیسے ہی ہم دروازے کے قریب پہنچے، دروازہ خود بخود کھل گیا، ایسے جیسے کسی نے ہمیں باہر دھکیلنے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ ہم دوڑتے ہوئے جھاڑیوں میں داخل ہو گئے، پتھروں سے ٹکرا کر، کانٹوں سے زخمی ہو کر ہم واپس اسی سنسان سڑک تک پہنچے جہاں ہماری گاڑی کھڑی تھی۔ ہم نے بغیر ایک دوسرے کو کچھ کہے گاڑی کو دھکا دے کر قریب کے گاؤں تک لے جانے کی کوشش کی۔ وہاں پر ایک بزرگ ملے جنہوں نے کہا، بیٹا تم لوگ اس ریلوے اسٹیشن کے اس پار کیوں گئے؟ وہ حویلی جس کی لالٹین جلتی ہے، وہاں صدیوں سے کوئی نہیں گیا، جو گیا وہ واپس نہیں آیا۔ آج جب میں یہ واقعہ لکھ رہا ہوں تو سوچتا ہوں کہ ہم واپس کیسے آئے، اور شاید جو آئے وہ ہم نہ تھے۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہو تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔